नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी एक बार पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बनते हैं, जिसमें भी अनिवार्य संस्कृत का भाग है। उन सभी में ये प्रश्न बहुत ही कारगर होंगे। यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड सभी के लिए उपयोगी हैं। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हम शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, बुद्ध चरितम, रघुवंशम। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी रचना महाकवि कालिदास जी की नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का जवाब आया है विकल्प सी, तो राइट होगा बुद्ध चरितम। ये रचना कालिदास जी की नहीं है। ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम ये तीनों रचनाएं हैं। अगला है कौन सा नाटक भास जी का नहीं है? स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा, प्रतिमा नाटकम, मुद्रा राक्षस। इनमें से कौन सा नाटक भास जी का नहीं है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि मुद्रा राक्षस। स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा, प्रतिमा नाटकम ये तीनों नाटक भास जी के हैं। अगला प्रश्न है कौन सी कृति भवभूत जी की नहीं है? महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरितम और कर्पूर मंजरी। इनमें से कौन सी रचना भवभूत जी की नहीं है? तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का जवाब आया है विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी कि कर्पूर मंजरी ये नहीं है। महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित ये तीनों रचनाएं भवभूत जी की हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नैषधि चरितम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? तो आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा, तो ठीक माना जाएगा, नैषधि चरितम, क्योंकि ये रचना श्रीहर्ष जी की है। अगला प्रश्न है माघे संति त्रयोगुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में हैं? कालिदास भारवी दंडी, कालिदास श्रीहर्ष दंडी, कालिदास भास दंडी, भारवी भास कालिदास। यानी माघे संत त्रयोगुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में हैं? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का जवाब आया है विकल्प ए, तो ठीक होगा, कालिदास, भारवी और दंडी में। अगला क्वेश्चन है इनमें से महाकवि भास की रचना है कर्पूर मंजरी, स्वप्नवासवदत्तम, मालविकाग्निमित्रम, मालती माधवम। कौन सी रचना भास कवि की है? तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा, तो ठीक होगा, स्वप्नवासवदत्तम ये रचना किसकी है? भास कवि की है। अगला जो है प्रश्न है शिशुपाल वधम किसकी रचना है? माघ, भारवी, श्रीहर्ष, बाण। इनमें से शिशुपाल वधम रचना किसकी है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा, तो राइट होगा, यानी कि माघ कवि की। अगला प्रश्न है एको रसः करुणेव निम्नलिखित में से किसका कथन है? विश्वनाथ, भवभूति, भारवी, जयदेव। किसका कथन है एको रसः करुणेव? तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आप सभी लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट होगा, भवभूत ने कहा है एको रसः करुणेव। अगला प्रश्न है कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, नैषध।
कौन सी कालिदास जी की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा तो ठीक होगा, यानी कि ऋतु संहार इस कालिदास को प्रथम रचना मानते हैं। अगला है गीत गोविंद के रचयिता हैं कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जयदेव। कौन है इनमें से गीत गोविंद के रचयिता? तो गीत गोविंद ये रचना किसकी है? आपका उत्तर विकल्प डी है तो ठीक हुआ, यानी कि जयदेव जी की। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, यदि छोटी बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋष के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। कौन सा इसका जवाब होगा आपका? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा तो राइट होगा, यानी कि यदि बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋष के बाद कोई भिन्न स्वर आए और इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो तो उसमें यण संधि हो जाती है। अगला है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। शब्द है मनोविज्ञान, इसमें कौन सी संधि है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, विसर्ग संधि। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन ना, आधन भिन्न, अभित धन ना, अभिन्न धन ना। शब्द है आपका अभिन्न, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो ठीक होगा, यानी अभित धन ना, अभिन्न बनेगा। अगला है अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अनंत, अनंत, आधनंत, अनम धनता। शब्द है अनंत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आपका जवाब है विकल्प बी तो राइट माना जाएगा, अनधन अंत बराबर अनंत बनेगा। फिर अगला है सुधन आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। सुधन आगतम, इसमें कौन सी संधि होगी? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, यानी कि यण संधि। फिर अगला है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज धन ज्वल, उज्ज धन वल, उत धन ज्वल, जल धन वल। शब्द है उज्ज्वल, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी का उत्तर विकल्प सी है तो ठीक होगा, यानी कि उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल बनेगा। फिर अगला है अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आधन्यान्य, अन्य धन अन्य, अनधन यान्य, अन्याधन आन्य। क्या होगा अन्यान्य का संधि विच्छेद? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प भी आया है तो ठीक होगा, अन्य धन अन्य बराबर अन्यान्य बनेगा। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अत धन चारणम बराबर उच्चारणम, रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते, गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम, सत धन चित बराबर सच्चित। कौन इनमें से नहीं है व्यंजन संधि का उदाहरण? तो आप लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा विकल्प सी तो राइट होगा, गंगोदकम, गंगाधन उदकम। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं बल्कि स्वर संधि का है। और उच्चारणम, रामष्टीकते, सच्चित, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अगला है स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्ति धनस्तु, स्वधन अस्त्यस्तु, स्वस्त्य धन अरस्तु, स्वधन स्तत्व। तो स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए सही है जवाब, स्वस्ति धन अस्तु। फिर अगला है इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, इति धन आदि। कौन सा होगा इत्यादि का संधि विच्छेद? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा तो राइट माना जाएगा, इति धन आदि बराबर इत्यादि बनेगा। फिर अगला है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
तेज धन ओमय, तेजः धन अमय, तेजः धनमय, तेजोधन मय। क्या होगा तेजोमय का संधि विच्छेद? तो आपका आंसर आ रहा विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी कि तेजः धनमय बराबर तेजोमय। फिर अगला है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है, हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। फिर अगला है महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि। शब्द है महोत्सव, तो इसमें संधि कौन सी है? आप लोगों का जवाब विकल्प बी है, तो राइट होगा, यानी कि गुण संधि। फिर अगला है सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, इश्चित्व संधि। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि इश्चित्व संधि सच्चित शब्द में है। फिर अगला है गृहम गच्छति का शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम गच्छति, गृह गच्छति, गृह गच्छति और गृह आगच्छति। तो गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? आपका जवाब विकल्प ए है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, गृहम गच्छति। फिर अगला है सुधनागतम बराबर स्वागतम। इस संधि में कौन सा सूत्र लगेगा? अकः सवर्णे दीर्घ, आद गुणा, इको यणच, वृद्धिरेच। तो सुधनागतम बराबर स्वागतम, इसमें जो है कौन सा सूत्र लगेगा? विकल्प सी, इको यणच, यानी यण संधि होगी इसमें। फिर अगला है स्तोह, इश्चुना, इश्चु सूत्र के अनुसार इश्चुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? रामस धन चिनोति बराबर रामस चिनोति, रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते, रामस धन षष्ठा बराबर राम षष्ठा। उपयुक्त में से कोई नहीं। स्तोह, इश्चुना, इश्चु सूत्र के अनुसार इश्चुत्व संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण सही है? तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी रामस धन चिनोत बराबर रामस चिनोत। इसी उदाहरण में स्तोह, इश्चुना, इश्चु सूत्र लगा हुआ है। फिर अगला है विष्णवे का संधि विच्छेद होगा। विष्णुधन ए, विष्णुधन ए, विष्णुधन अये, विष्णुधन अवे। तो विष्णवे का संधि विच्छेद क्या बनेगा? आपका सही जवाब क्या है? विकल्प बी, विष्णुधन ए बराबर विष्णवे। फिर अगला है उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा। उत्धन डयनम, उद्धन डयनम, उड धन अयनम, उड धन डयनम। शब्द है उड्डयनम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प ए, उत्धन डयनम बराबर उड्डयनम। अगला है बृहस्पति का संधि विच्छेद। बृहस् धनपति, बृहस् धनपति, बृहा धनपति, बृहस् धनपति। शब्द है बृहस्पति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, बृहा धनपति बराबर बृहस्पति। फिर आपका अगला है क्वेश्चन, वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा सा स्नानम कृत्वा गच्छति, सा स्नानम कृत्वा गच्छसि, सा स्नानम कृत्वा गमिष्यसि, सा स्नानम कृत्वा गच्छाओ। वह स्नान करके जाती है। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? विकल्प ए, सा स्नानम कृत्वा गच्छति। अगला है कृष्णैकत्वम शब्द में संधि है। गुण, वृद्धि, आयादि, दीर्घ। कृष्णैकत्वम शब्द में संधि कौन सी है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, अर्थात वृद्धि संधि आपका जवाब है, तो ठीक होगा। अगला है व्याप्त में संधि कौन सी है?
गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। शब्द है व्याप्त और इसमें संधि कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी यानी कि यण संधि। अगला है हरिष्येते शब्द में कौन सी संधि है? इश्चित्त संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, चर्त्व संधि। शब्द है हरिष्येते और इसमें संधि कौन सी होगी? तो आप सभी लोगों का जवाब क्या होगा? आया है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी कि विसर्ग संधि हरिधनश्येते बराबर हरिष्येते बनेगा। फिर अगला है पितुरिक्षा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। शब्द है पितुरिक्षा, इसमें संधि कौन सी है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, विसर्ग संधि पितुः धनिक्षा बराबर पितुरिक्षा। अगला है इत्तलम में कौन सी संधि है? यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ। शब्द है आपका इत्तलम और इसमें संधि कौन सी होगी? तो आप लोगों का सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि यण संधि है इत्तलम में। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में नई तत्पुरुष समास कौन सा है? रोगमुक्त, राजपुरुषः, अभावः, पुत्रहितम्। नई तत्पुरुष समास कौन सा है, किसमें है? तो आप सभी का जवाब आएगा विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी कि अभावः में नई तत्पुरुष समास है। अगला है निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है यानी माता पिता च, माता च पिता च, पिता च माता च, माता च पिता च। तो पितरों में समास विग्रह कौन सा बनेगा? आप लोगों का जवाब है विकल्प डी, तो राइट होगा, अर्थात माता च पिता च बनेगा पितरों का समास विग्रह। फिर अगला है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलुक, कर्मधारय। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प सी, यानी कि अलुक समास। फिर अगला है कष्टापन्न शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। कष्टापन्न शब्द में कौन सा समास है? तो आप सभी का जवाब क्या होगा? विकल्प बी, तत्पुरुष समास। कष्टापन्न, कष्ट से आपन्न बनेगा ये। फिर अगला है चंद्रकांति शब्द में समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। शब्द है बहुव्रीहि यानी चंद्रकांति और इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प ए आ रहा, तो राइट होगा, यानी कि बहुव्रीहि समास। उसके बाद में अगला प्रश्न है कठपुतली शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो कठपुतली शब्द में कौन सा समास होगा? यानी विकल्प बी, संबंध तत्पुरुष, अर्थात काठ की पुतली, कठपुतली। फिर अगला है अनुदिनम शब्द में समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। शब्द है अनुदिनम और इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका राइट जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि अव्ययी भाव समास। फिर अगला है चक्र पाणी में समास कौन सा है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। आप सभी को बताना है चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। तो आपका जवाब है विकल्प ए, तो ठीक होगा, अर्थात बहुव्रीहि समास है। फिर अगला है पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा पितृहि, पितराः, पितरः, पितारः। तो पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, अर्थात पितरः। अगला है जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते, जगतः, जगतोः, जगतभ्याम। जो जगत शब्द चतुर्थी एक वचन, इसका सही रूप क्या माना जाएगा? तो आपका जवाब है विकल्प ए, तो राइट होगा, अर्थात जगते। उसके बाद में अगला है मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है मत्या, मत्याः, मतयः, मतये। मत शब्द के
षष्ठी एक वचन का रूप कौन सा है? विकल्प बी अर्थात मत्याह बनेगा। अगला है रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति में बहुवचन होगा। रमासु, रमणाम, रमयोः, रमायाम। रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए तो राइट होगा, यानी कि रमासु बनेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आशमद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। अहम आवाम वयम, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम अवयोः अस्माकम। अशमत शब्द की तृतीया विभक्ति। तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा विकल्प भी तो सही होगा। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप है मया अवाभ्याम अस्माभिः। अगला प्रश्न है राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामौ, रामस्य, रामे, रामेश। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी तो राइट होगा, यानी कि रामस्य बनेगा राम शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप। उसके बाद में अगला प्रश्न है रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि तृतीया है इसमें। अगला प्रश्न है सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो सरिते में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आया है विकल्प डी तो राइट होगा, यानी कि सरिते ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। फिर अगला है जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी वचन। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए अर्थात एक वचन जगतः शब्द रूप है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने संस्कृत साहित्य और व्याकरण के बड़े ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखा, जाना, समझा और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अवश्य कारगर होंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अतः आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमको ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।